नमस्कार मित्रों, मैं अमित पटेल आपका अपने स्नेह एकेडमी परिवार में स्वागत करता हूं। तो मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राइस की क्लास चल रही थी। इसमें 2 क्लासें हो चुकी हैं और आज राइस की आखिरी क्लास है। आज समापन हो जाएगा राइस का। तो जो राइस में बचे पॉइंट हैं उनको हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला तो इम्पोर्टेंट है, चावल में किस उर्वरक का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? सर्वाधिक नहीं, सबसे उपयुक्त उर्वरक। चावल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उर्वरक, ठीक, चावल के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सा है? अमोनियम सल्फेट। ठीक, अमोनियम सल्फेट जो है चावल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक, अब देखिए, चावल के खेत में 2 जोन बन जाते हैं। पहला 1 से 10 सेंटीमीटर तक जो होता है वो ऑक्सीडाइज जोन होता है, और दूसरा उसके 10 सेंटीमीटर के नीचे जो होता है वो रेडियो जोन होता है। और ये अमोनिकल उर्वरक जो होते हैं उनका प्रयोग हमेशा रेडियो जोन में किया जाता है और ऑक्सीडाइज जोन में नाइट्रेट युक्त उर्वरक। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न आया भी है कि अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग या अमोनियम सल्फेट का उर्वरक किस जोन में किया जाता है? अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग धान के खेत में या किस जोन में? किस जोन में किया जाता है? तो रेडियस जोन। रेडियस जोन में। ठीक है, और नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग ऑक्सीडाइज जोन में। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज जोन कितना होता है? ऊपरी 1 से 10 सेंटीमीटर तक ऑक्सीडाइज जोन होता है। एक से 10 सेंटीमीटर तक ऑक्सीडाइज जोन, और 10 सेंटीमीटर के नीचे जो होता है रेड्यूस जोन। ठीक, देखिए, चावल में सर्वाधिक उपयुक्त उर्वरक धान के खेत के लिए या धान की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उर्वरक जो है अमोनियम सल्फेट होता है। ठीक, और अमोनिकल उर्वरक का प्रयोग हमेशा रेड्यूस जोन में होता है। नाइट्रेट उर्वरक का प्रयोग ऑक्सीडाइज जोन में होता है,
ऊपरी 1 से 10 सेंटीमीटर जो होता है वो ऑक्सीडाइज जोन होता है और नीचे रिड्यूस जोन होता है। ऑक्सीडाइज जोन में ऑक्सीजन की उपलब्धता होती है और रिड्यूस जोन में ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बायो फर्टिलाइजर जो यूज किया जाता है धान में, जैव उर्वरक, जैव उर्वरक कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं? एक तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, और दूसरा एजोला, एजोला, एजोला और ब्लू ग्रीन एल्गी। अगर पूछा जाए ब्लू ग्रीन एल्गी या एजोला का प्रयोग किस फसल में किया जाता है तो धान के खेत में। ठीक, आगे जलमांग इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। धान की जलमांग धान की जलमांग कितना होता है? 900 से 2500 mm। धान का जलमांग कितना है? 900 से 2500 mm। खरपतवार धान में, धान के खेत में मुख्यतः किन किन खरपतवार नाशियों का प्रयोग होता है? ब्यूटाक्लोर, एक तो ब्यूटाक्लोर, दूसरा प्रोपेनिल, प्रोपेनिल, एक होता है बेंथियोकार्प, बेंथियोकार्प, बेंथियोकार्प होता है। ब्यूटाक्लोर का प्रयोग होता है धान में, प्रोपेनिल का होता है और बेंथियोकार्प। अगर पूछा जाए धान की नर्सरी के लिए, धान में नर्सरी के लिए, नर्सरी के लिए जो सबसे उपयुक्त खरपतवारनाशी है नॉमिनी गोल्ड है, नॉमिनी गोल्ड। नर्सरी के लिए सबसे उपयुक्त खरपतवारनाशी जो होता है नॉमिनी गोल्ड। ब्यूटाक्लोर, प्रोपेनिल और बेंथियोकार्प ये भी धान के मुख्य खरपतवारनाशी हैं। नॉमिनी गोल्ड का भी प्रयोग धान के खेत में किया जाता है, लेकिन ये सबसे उपयुक्त जो होता है नर्सरी के लिए होता है। जैव उर्वरक ब्लू ग्रीन एल्गी है और एजोला। जलमांग 900 से 2500 mm होता है धान का। मुख्य खरपतवारनाशी ब्यूटाक्लोर है, प्रोपेनिल, बेंथियोकार्प और नॉमिनी गोल्ड। आगे बढ़ते हैं। मुख्य रोग देख लिया जाए। धान की खेत का रोग है तो सबसे पहला ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट। ब्लास्ट ये किसके कारण होता है? पायरिकुलेरिया,
पायरिकुलेरिया ओराइजी। ये पायरिकुलेरिया ओराइजी ये क्या है? ये फंगस है। पायरिकुलेरिया ओराइजी फंगस है और इसको अमीर आदमी का रोग भी कहते हैं। अमीर आदमी का रोग, अमीर आदमी का रोग। दूसरा है बैक्टीरियल ब्लाइट। बैक्टीरियल ब्लाइट या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, इसको जीवाणु पत्ती झुलसा भी कहते हैं। जीवाणु झुलसा ये किसके कारण होता है? जैंथोमोनास जैंथोमोनास ओराइजी। बैक्टीरियल है तो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, और किस बैक्टीरिया के कारण? जैंथोमोनास ओराइजी के कारण होता है। ठीक, इसको भी किस नाम से? इसको गरीब आदमी का, गरीब आदमी का रोग कहते हैं। तीसरा है ब्राउन लीफ स्पॉट। ब्राउन लीफ स्पॉट या भूरा पत्ती धब्बा। भूरा पत्ती धब्बा, भूरा पत्ती धब्बा ये किसके कारण होता है? ये भी फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण। किस फंगस के कारण? हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। हेलमिन्थोस्पोरियम ओराइजी। ठीक, एक पॉइंट इसके लिए याद रखिएगा। 1943 में बंगाल में जो अकाल पड़ा था वो भी इसी रोग के कारण पड़ा था। बंगाल फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है, बंगाल फेमाइन के। ठीक, देखिए राइस ब्लास्ट जो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। ये पायरिकुलेरिया ओराइजी जो है ये फंगस, ठीक, इसको अमीर आदमी का रोग कहते हैं। अमीर आदमी का रोग क्यों कहते हैं? देखिए इसमें ये होता है, राइस ब्लास्ट जो होता है वो अधिक मात्रा में उर्वरकों के प्रयोग से ये होता है। इसलिए अधिक मात्रा में उर्वरक कौन डालते हैं? जो अमीर होते हैं। अमीर आदमी का रोग कहते हैं। अगर परीक्षा में ये भी पूछ लिया गया अमीर आदमी का रोग किसके कारण होता है, तो भी याद रखिएगा कि पायरिकुलेरिया ओराइजी के कारण होता है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इसको जीवाणु झुलसा कहते हैं। ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है।
किस जीवाणु के कारण? जैंथोमोनास ओराइजी के कारण। इसको गरीब आदमी का रोग कहते हैं। गरीब आदमी का रोग बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और अमीर आदमी का रोग राइस ब्लास्ट है। ठीक। अगला जो था ब्राउन लीफ स्पॉट, भूरा पत्ती धब्बा। भूरा पत्ती धब्बा ये फंगस के कारण होता है। फंगस के कारण होता है। हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी फंगस है। और ये देखिए 1943 में बंगाल में अकाल जो पड़ा था इसी रोग के कारण पड़ा था। इसको बंगाल फेमाइन के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आगे बढ़ा जाए। आगे उफरा, एक डिजीज होती है उफरा। उफरा होता है। ये पूछा जाता है उफरा डिजीज किसमें लगता है, तो किसमें लगता है? राइस में। और किस कारण होता है? उफरा जो होता है निमेटोड के कारण। निमेटोड के कारण लगता है। आगे बकैनी रोग। बकैनी रोग जो होता है ये कवक के कारण, फंगस के कारण होता है। उस फंगस को क्या कहते हैं? जिब्रेला। जिब्रेला फ्यूजी फ्यूजी कोराई। जिब्रेला फ्यूजी कोराई के कारण बकैनी रोग होता है। ये फंगस के कारण होता है। और ये जिब्रेलिक एसिड जो होता है सबसे पहले यहीं से खोजा गया था, इसी रोग के। जिब्रेलिक एसिड की खोज इसी कवक से हुई थी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई से। ठीक है। अगला है टुंगरो वायरस। टुंगरो वायरस, ये टुंगरो वायरस जो होता है ये वायरस के कारण होता है। किससे ये होता है ब्राउन प्लांट। ये ट्रांसमीटर जो होता है ब्राउन प्लांट हापर से होता है। टुंगरो वायरस किससे ट्रांसमिटेड होता है? ब्राउन प्लांट हापर से। ठीक है। उफरा जो होता है निमेटोड के कारण होता है। बकैनी रोग फंगस के कारण होता है। टुंगरो जो होता है ब्राउन प्लांट हापर, ब्राउन प्लांट हापर से होता है। कुछ किस्में हैं इंपॉर्टेंट, वैरायटी। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट किस्में जो हैं, किस्में तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा में आने लायक हैं वही बताया जाएगा। पहला TN1। TN1 जो है ये प्रथम बौनी किस्म है। कैसी है? प्रथम।
प्रथम बौनी किस्म, TN1 प्रथम बौनी किस्म है। IR8, IR8 जो है ये विश्व की प्रथम अधिक उत्पादन वाली विश्व की प्रथम अधिक उत्पादन वाली बौनी किस्म है। और ये क्रॉस किसका किसका है? पेटा पेटा और DGU जीन का क्रॉस है। पेटा और DGU जीन का क्रॉस है। और ये कहां से विकसित की गई थी? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है? मनीला, मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में है। ये इसका विकास जो हुआ था मनीला फिलीपींस से, और 1966 में विकसित की गई थी। आगे जया, जया कैसी है? ये भारत की प्रथम अधिक उत्पादन वाली बौनी किस्म है। ये किसका क्रॉस है? TN1 और टाइप 141, टाइप 141, TN1 और टाइप 141 का क्रॉस है। ये भारत की प्रथम अधिक उत्पादन वाली, या मिरेकल राइस इसे कहते हैं, या जादुई धान भी कहते हैं। भारत का जादुई धान अगर पूछा जाए, भारत का जादुई धान या मिरेकल राइस तो जया है, और विश्व का IR8 है। प्रथम उत्परिवर्तित किस्म, प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है जगन्नाथ। देखिए TN1 प्रथम बौनी किस्म है। अगर पूछा जाए प्रथम बौनी किस्म तो TN1 है। और IR8 क्या है? विश्व की प्रथम बौनी और अधिक उत्पादन वाली बौनी किस्म है। अगर वर्ल्ड का मिरेकल राइस या विश्व का जादुई धान किसे कहते हैं तो IR8 है, IR8 को कहते हैं। ये पेटा और DGU जीन के संकरण से तैयार हुआ है, 1966 में हुआ है। और ये मनीला फिलीपींस इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट
मनीला फिलीपींस से। और भारत का प्रथम अधिक उत्पादन वाली बोनी किस्म तो जया है। जया किसका क्रॉस है? TN1 और टाइप 141 का। इसको भारत का जादुई धान कहते हैं, जया को। प्रथम उत्परिवर्तित किस्म, फर्स्ट म्यूटेंट वैरायटी जो है धान की, जगन्नाथ है। जगन्नाथ धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है। आगे आगे है विश्व की प्रथम संकर बासमती। धान की किस्म, विश्व की प्रथम संकर बासमती धान की किस्म तो कौन सी है? PRH10। PRH10 जो है हाइब्रिड बासमती धान की किस्म है। विश्व की प्रथम हाइब्रिड बासमती धान की किस्म PRH8 है। भारत की प्रथम हाइब्रिड धान की किस्म, भारत की प्रथम हाइब्रिड धान की किस्म है कोर्च 1 है। कोर्च 1 CORH1 है। आगे लवणीय मृदा के लिए, लवणीय मृदा के लिए सहनशील सहनशील किस्म, लवणीय मृदा के लिए सहनशील किस्म लूनीश्री है। लूनीश्री, लूनीश्री जो है वो लवणीय मृदा के लिए सहनशील किस्म है। शुष्क मृदा के लिए, शुष्क मृदा के लिए उपयुक्त किस्म, उपयुक्त किस्म शुष्क मृदा के लिए उपयुक्त किस्म है, एक तो सबरी है, सबरी, दूसरा गोविंद। गोविंद और सबरी ये शुष्क भूमि के लिए हैं। आगे सीधी बुआई के लिए, सीधी बुआई के लिए सीधी बुआई के लिए उपयुक्त कौन कौन है? पूसा 1, और बाला। ठीक, बाला है। देखिए, विश्व की प्रथम बासमती राइस, प्रथम संकर बासमती जो है हाइब्रिड बासमती PRH10 है। और भारत की प्रथम संकर धान, भारत की फर्स्ट हाइब्रिड राइस जो है CORH1 है।
लवणीय मृदा के लिए सबसे अच्छी किस्म जो है लूनीश्री है। ठीक। शुष्क मृदा के लिए सबसे अच्छी किस्म है सबरी है और गोविंद। सीधी बुआई के लिए जो नर्सरी नहीं डायरेक्ट सोइंग जिसकी की जाती है उसके लिए सबसे अच्छी किस्म पूसा 2 है और पूसा 21 और इसके बाद बाला। ठीक है। और अगर पूछा जाए वाटर लॉक कंडीशन के लिए, जलमग्न के लिए, तो जलमग्ना। जलमग्न के लिए पंकज है, जलमग्ना, जलमित्रा, जल लहरी और जलप्रिया। बाढ़ वाली कंडीशन जहां रहती है उसके लिए पंकज, जलमग्ना, जलमित्रा, जल लहरी और जलप्रिया उपयुक्त होती है। ठीक। आगे कटाई, इसका हार्वेस्टिंग कब करते हैं? कटाई जब दाना 80% पक जाए या दानों में 20% नमी हो। तथा 20% नमी हो। जब दाना में 20% की नमी हो तब उसकी कटाई करते हैं और इसका भंडारण जो है, भंडारण कब करते हैं? 10 से 12% नमी होने पर। 10 से 12% नमी होने पर इसका भंडारण करते हैं। इसमें धान में छिलका और चावल दाना का अनुपात, धान में देखिए जो पेपर में पूछा जाता है हलिंग परसेंट पूछा जाता है। हुलिंग परसेंट, धान में हुलिंग परसेंट कितना होता है? 65%। और इसमें एक होता है मिलिंग प्रतिशत, ये कितना होता है? 55% होता है मिलिंग प्रतिशत। कटाई जब 80% दाना पक जाए या 20% नमी हो। भंडारण 10 से 12% नमी होने पर भंडारण किया जाता है। होलिंग परसेंट जो होता है, होलिंग परसेंट कितना होता है? 65 और मिलिंग 55 होता है। धान के क्षेत्र में जो है कुछ इंस्टीट्यूट हैं धान के लिए इंपॉर्टेंट। पहला IARI, पहला C सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहां है? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? कटक। और कटक कहां? उड़ीसा। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? कटक उड़ीसा में है।
और 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है IRRI। IRRI कौन है? इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां है? मनीला। मनीला फिलीपींस। मनीला फिलीपींस में है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में। 1960 में हुई थी। अगला है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है? हैदराबाद, राजेंद्र नगर। राजेंद्र नगर, हैदराबाद। हैदराबाद। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। जो राजेंद्र नगर हैदराबाद में है डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और एक है, जल्दी ही बना है अभी, साउथ इंडिया। साउथ इंडिया नहीं, एशिया। साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ राइस। साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ राइस, ये कहां है? वाराणसी में। वाराणसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2018 में। ठीक, देखिए कटाई कब करते हैं? जब दाना 80% पक जाए या 20% नमी हो। भंडारण 10 से 12% नमी पर। परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए चावल में हुलिंग परसेंट कितना होता है, तो 65% होता है हुलिंग परसेंट, और मिलिंग परसेंट 55 होता है। हुलिंग परसेंट 65 होता है, मिलिंग परसेंट 55 होता है। जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है राइस के लिए, साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ राइस, ये कहां है? वाराणसी में। वाराणसी, उत्तर प्रदेश। 2018 में स्थापना हुई थी, 24 दिसंबर को। ठीक। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है कटक उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला फिलीपींस में है। मनीला फिलीपींस में। इसकी स्थापना जो हुई थी 1960 में हुई थी। और डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये जो डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, पहले इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट था, जो अब डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया है। ये राजेंद्र नगर हैदराबाद में है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक।
तो राइस के लिए इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट थे आज कंप्लीट हुए हैं। राइस से अब इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और जो कुछ क्रॉप पहले हो चुकी थी उनको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ऐड कर दिया गया है, और कोर्स खत्म होने पर उनका फिर हम लोग रिवीजन कर लेंगे, जिससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो राइस आज समाप्त हो गया, कल एक नई क्रॉप चालू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।